हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.के.डी क्लासेस। आप सभी का आर.के.डी क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक है कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कूलाम का नियम, और पूछा भी जाता है, अच्छे खासे नंबर भी देता है। और हाँ, ये भी है कि अगर ये कूलाम का नियम नहीं समझ में आए, कूलाम का नियम अगर नहीं समझे तो इसके बाद के जितने भी टॉपिक हैं वो नहीं समझ में आएंगे। और इसको समझने के लिए इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं वो देख लेना, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देख लेना, ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो आपको तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। इसे क्यों पढ़ना पड़ रहा है पहले वो समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे दो आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव आवेश है, दूसरा भी पॉजिटिव आवेश है। ये दोनों पॉजिटिव आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक निगेटिव आवेश है, दूसरा भी निगेटिव आवेश है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव आवेश है, एक निगेटिव आवेश है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अब यहाँ से एक बात समझना। ठीक, बात ये समझनी है कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। ये एक दूसरे के निगेटिव हैं, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये भी ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, जब कोई किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करता है तो उसके ऊपर लगाता है बल। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इसको हम अपने से दूर हटा रहे हैं। ठीक है, स्केच है, इसको अपने से दूर हटाने के लिए क्या करेंगे? इसके ऊपर बल लगाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये इसके ऊपर बल लगाएगी, ये इसके ऊपर, मतलब दो आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जो भी बल लगेगा, ठीक, उसका कोई ना कोई मान होना चाहिए, कितना बल लगा रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम बोले कि ये दो आवेश हैं, मान लीजिए एक इधर वाला Q1 है, इधर वाला Q2 है। Q1 Q2 से ये मतलब हो गया कि Q मतलब आवेश होता है, Q2 मतलब आवेश होगा, 1 2 मतलब ये परिमाण में अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। ठीक है, ये इनके ऊपर बल लगा रहा है, सोचिए, है ना, ये इनके ऊपर बल लगा रहा है। ठीक, तो कितना बल लगा रहा है? क्वेश्चन ये उठा यहाँ पे कि कितना बल लगा रहा है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए जो साइंटिस्ट आए थे सामने, वो आए थे कूलाम। ठीक है, तो कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, और जो भी उन्होंने बताया उसको ही हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम होता क्या है वास्तव में। ठीक है, ये देखिए, ठीक, कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम होता है, क्या होता है कि किन्हीं दो स्थिर, ठीक है, ये शब्द थोड़ा सा अपने दिमाग में बना के रखना, क्योंकि ये नचाता है आगे। ठीक है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। कोई दो स्थिर होने चाहिए, मतलब रुके हुए। ठीक है, किन्हीं दो स्थिर, ठीक, मतलब रुके हुए बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। ठीक, कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों आवेशों के जो परिमाण होगा, परिमाण मतलब ये होता है कि जैसे एक आवेश लिखा है, परिमाण का मतलब समझना। ठीक, जैसे लिखा है प्लस का आवेश Q1, ठीक है, दूसरा लिखा है मान लीजिए माइनस का Q2। ठीक है, माइनस का Q2 लिखा हुआ है। ठीक है, समझे, एक प्लस का Q1 लिखा है, एक माइनस का Q2 लिखा है, तो इनके बीच जो, मतलब इनका जो गुणनफल होगा Q1 और Q2 होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? परिमाण का मतलब हम इनका चिन्ह नहीं लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे, समझे? इसीलिए बोल रहे हैं कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब इनका चिन्ह यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, चिन्ह केवल इस नियम में वास्तव में अगर बताएं तो चिन्ह ये बताएगा कि इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही बात तो अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे एक दो, तो उसमें ये बात समझ जाओगे कि क्या हो रहा है वास्तव में। ठीक, क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब हमारे अनुसार समझ गए होंगे। ठीक है, तथा ठीक उनके बीच की दूरी के, इनके बीच की जो भी दूरी होगी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी इनके बीच की जो भी दूरी है, ठीक है, ये r दूरी हमने मानी है जो कि, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी r है, ठीक है, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इनको मिलाने, इनकी जो, मतलब इनकी जो भाई बल लगेगा तो बल की कोई ना कोई दिशा होगी। दिशा क्या होगी? इनको मिलाने वाली रेखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सी रेखा मिला रही है, ये वाली रेखा मिला रही है, तो इनके मिलाने वाली जो रेखा होगी, मान ली Q1 से Q2 पे जो भी बल लगेगा, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। समझे? या तो
इस तरफ लगेगा या तो इस तरफ लगेगा, इसी लेकिन जो बल लगेगा वो इसी रेखा पर होगा, मतलब जो भी बल लगेगा वो इसी पर कार्य करेगा, इस रेखा पर कार्य करेगा, मिलाने वाली रेखा पर ही कार्य करेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, मतलब देखिए समझ लेना कि इसी रेखा पर कार्य करेगा, मतलब ये जो भी बल होता है, ठीक है, ये अपनी मतलब जो मिलाने वाली रेखा होती है, दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसके अनुदिश कार्य करता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये समझिए रहना, ठीक है, कि अनुदिश कार्य करेगा, ठीक, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, प्रतिकर्षित करेगा तो उस तरफ रहेगा, आकर्षित करेगा तो इस तरफ आएगा, ठीक है, समझ लेना। अब हम लोग जानते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार पूरा पढ़ के। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, पहली बात तो स्थिर होना चाहिए, ठीक, किन्हीं दो बिंदु आवेश, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो भी कार्यरत वैद्युत बल दो प्रकार का हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक। आवेशों के परिमाण, ठीक है, परिमाण के अनुगमानुपाती, आवेशों के परिमाण के अनुगमानुपाती, मतलब हम लोगों को यहाँ पे इनका मान लेना है, Q1 और Q2 का मान लिखना, वैल्यू लेनी है, ना कि चिन्ह लेना है, ठीक है। और ये बात अगर नहीं समझ में आ रही, आगे न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। उनके बीच, ठीक है, उनके बीच और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की जो भी दिशा होगी, ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, ठीक है, उसी पर होगी। समझ में आ गई बात कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका उत्पत्ति, ठीक है, उस बल के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है, देखिए वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो बल होगा वो दोनों आवेशों को, बल जो भी होगा, देखिएगा बल जो होगा, ठीक है, बल जो होगा, वैद्युत बल जो होगा, वो वैद्युत बल, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो मतलब समझना, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, समझना, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेना, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरी लाइन कार्य की तथा के बाद उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो वैद्युत बल होगा, वैद्युत बल, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के, यहाँ सॉरी गलत हो गया हल्का सा, वर्ग के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 2, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, ठीक। वो पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 हुआ 2 से, ठीक है, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, ठीक, समीकरण 1 हुआ 2 से, ठीक है। आएगा कितना देखना, F प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r², ठीक, समझे। अब जब कभी भी साइंस में, ठीक है, प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट में यहाँ पे आएगा k, समझे, कितना आया k, ठीक, कितना आया k, ठीक है, ये आया k Q1 Q2 अपॉन r², ठीक, Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए जो k होता है, k की जो वैल्यू होती है, k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, ठीक, 1/4πε0, ठीक। और मात्रक भी होता है, इसका मात्रक ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू लिखते हैं f की, f बराबर k की वैल्यू लिखते हैं, कितनी हो गई 1/4πε0, ठीक, और k की वैल्यू लिख दिए और Q1 Q2 अपॉन r²। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक, और
एक बात और याद रखना, के का मान भी होता है के बराबर ये जो 1/4πε0 लिखा है इसका मान होता है 1/4πε0 जो है इसका मान होता है 9×10⁻⁹। ठीक, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, इसे याद रखना, इसे बोलते हैं कूलाम के नियम का सूत्र या कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक, अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं इसमें आगे। देखिए, अगर उन्हीं दो आवेशों के बीच में ये जो Q1 Q2 दूसरे लिखे आवेश हैं, अगर इन आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, कोई भी परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है, अगर परावैद्युत पदार्थ आप समझना चाहते हैं क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, तो वो आप इससे पहले वाले पार्ट सेकंड में देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में लिंक है जिसका, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, जैसे कांच हो गया, ठीक, कांच होता है, मोम होता है, ठीक है, कांच है, मोम है, अभ्रक होता है, ठीक, आदि। ठीक, अगर ये पदार्थ इनके बीच में है, ठीक है, Q1 और Q2 के बीच में भरे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में अगर मान लीजिए वो पदार्थ हैं कौन से, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, तब कूलाम का नियम जो होता है वो कहता है 1F बराबर, ठीक, 1/4πε0, और यहाँ क्या हो जाता है उस समय मल्टीप्लाई में के आ जाता है। के क्या होता है, परावैद्युत उस पदार्थ, जैसे ये कांच है तो कांच का परावैद्युतांक मान होगा। ठीक है, जैसे जल है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक जो होता है वो 81 होता है। ठीक, के बराबर 81, ठीक है, मतलब शुद्ध जल का। ठीक, और इनके Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, अगर इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तब के आ जाता है यहाँ मल्टीप्लाई पे, और के का हर एक पदार्थ के लिए परावैद्युत पदार्थ जो के होता है हर एक परावैद्युत पदार्थ के लिए उसका जो मान होता है वो अलग होता है, परावैद्युतांक क्या होता है, अलग होता है। इसे के को परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। ठीक, ये समझ लेना। और ε0 जो होता है इसको हम लोग, ठीक है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। और याद रखना ये जो जीरो लगा है इससे नॉट पढ़ते हैं या जीरो भी पढ़ते हैं बहुत लोग। ठीक है, मतलब पढ़ा जा सकता है जीरो भी, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.855 करते होती है, 10⁻⁻12। ठीक, मात्रक जरूर याद रखना, हर चीज़ का मात्रक होता है। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझे। अब जैसे यहाँ हमने लिख दिया तो आप ऊपर यहाँ पे इसको गलत भी कह सकते हैं। गलत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूटन नहीं लगा, मात्रक लग बिना कोई वो नहीं होता है। ठीक है, कोई भी राशि नहीं। एप्सिलॉन बराबर 8.855 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन। इसको ये भी ले सकते हो, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.8, ये 55 है ना इसलिए यहाँ 6 हो जाता है, 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझे। ठीक है, याद रखना अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तब, ठीक है, कि Q1 Q2 के बीच में, Q1 Q2 समझे, अगर ये दोनों आवेश हैं Q1 Q2, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, ठीक, Q1 Q2 जो दो आवेश हैं इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है तब, ठीक है, सूत्र में यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे के आ जाता है। और यदि इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में, ठीक है, इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में, ठीक है, निर्वात हो, ठीक, क्या हो, निर्वात, याद रखना, निर्वात हो, ठीक, क्या हो, निर्वात हो या वायु भरी हो, निर्वात हो या वायु भरी हो, तब के का मान 1 हो जाता है। के का मान कितना हो जाता है उस समय, 1। ठीक है, निर्वात या वायु के लिए कितनी वैल्यू हो जाती है, के की 1 हो जाती है। निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। सूत्र याद रखना कूलाम के नियम का, ठीक है, ये होता है F बराबर 1/4πε0, ठीक, के Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक, आपको न्यूमेरिकल में बता दिया जाएगा, ठीक, कि उन दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है या फिर वायु भरी है या फिर कौन सा परावैद्युत पदार्थ भरा है। और अगर परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो उनका मान, परावैद्युतांक, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जरूर बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कूलाम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि अगर आप आप समझ जाएंगे इससे, उससे थोड़ा सा कूलाम का नियम और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एक मिनट देखते हैं कूलाम के नियम का महत्व। ठीक है, देखिए कूलाम के नियम का महत्व क्या होता है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे पर बराबर बल परस्पर विपरीत दिशा में लगाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर बल, मतलब ये इसके ऊपर बल लगाएगा और ये इसके ऊपर बल लगाएगा, दोनों बल लगेंगे लेकिन बराबर लगेंगे। मतलब अगर बोले ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, ठीक है, मतलब पहला आवेश दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा रहा है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखना F12, ठीक, F12, ठीक है, सदिश रूप में, ठीक, ऐसे, और ये इसके ऊपर बल लगा रहा है तो इसको ले सकते हैं F21, ठीक, ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं सदिश स्वरूप में। तो ये बल आपस में बराबर होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, लेकिन इनकी जो प्रकृति होगी वो, मतलब इनकी जो दिशा होगी, सॉरी, वो विपरीत होगी। मतलब ये इसके ऊपर लगाएगा तो उसकी दिशा इस तरफ हो सकती है, ये इसके ऊपर लगाएगा तो उसकी दिशा इस तरफ होगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? मतलब इनकी जो दिशाएं होंगी वो विपरीत होंगी। ठीक है, अभी तो मैंने प्रतिकर्षण के लिहाज से बताया, अगर ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस तरफ जाए, ये अगर इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, आकर्षण में भी इसकी दिशा क्या होगी? विपरीत होंगी, और विपरीत के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, F12 इक्वल टू F21, आगे माइनस F21 के। ठीक है, ये इससे ये पता चल रहा है कि इन दोनों बलों का जो परिमाण होगा वो इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा, परंतु इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। इससे ये बताया जा सकता है कि कूलाम का नियम, जो कूलाम का नियम है वो गतिविषयक नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। ठीक, नेक्स्ट बात है, दूसरा देखते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। इसका मतलब ये होता है कि इनके बीच जो बल होगा, ठीक है, जो बल की दिशा होगी, जिस पर बल होगा वो इनके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, जो बल की दिशा होगी इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों आवेशों के बीच जो बल की दिशा होगी वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ये है, देखना कि दो आवेशित गोलों पर, ठीक है, 1 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तथा पहली गोली दूसरी गोली के चारों ओर 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। गोले के बीच की दूरी 15 मीटर है। मतलब एक गोला अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, एक छोटी सी गोली ये है, ठीक, और एक छोटी गोली ये है। ये गोली क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, और इसका वेग कितना है? 5 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या कर रही है? इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, इस तरीके से। कुछ समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर की है। बीच की दूरी हम लोगों को पता है कितनी है? 15 मीटर की। ठीक है, तो अब हमको ये गणना करनी है कि इनके बीच कितना वैद्युत बल कार्य करता है। तो देखिए, इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है उसके लिए आप सवाल ही गौर से पढ़िए, बस आपको समझ में आएगा। दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। एक गोली पहली गोली, मतलब एक गोली दूसरी गोली के चारों ओर 5 × 10⁻³ मीटर, 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। देखो भाई, जैसे ही पता चला कि चक्कर लगाती है, तुरंत आपको कुछ नहीं करना, F बराबर कितना हो जाता है? 0। F इक्वल टू 0, मतलब जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? 0 लगेगा। F बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कूलाम के नियम जो होता है वो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करता है। ठीक है, जो लागू होगा वो आवेश स्थिर होंगे तभी कूलाम का नियम लागू होता है, नहीं तो कूलाम का नियम नहीं लगता है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमने वहाँ पे बोला था किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, तो हम बोले थे कि इस स्थिर शब्द को ध्यान में रखना। देखिए, ये क्वेश्चन जो आएगा वो 1 नंबर में आएगा। इतना बड़ा सवाल पढ़ना है, और पढ़ने के बाद ये वैल्यू इस तरीके दे देते हैं कि मतलब एक तरीके से भ्रमित करते हैं, छोटे छोटे मतलब स्टूडेंटों को क्या कर देते हैं? भ्रमित कर देते हैं, और फिर उसी में घूमते रहते हैं हम लोग। लेकिन बस ये आप बात, स्थिर शब्द अगर आपको नहीं पता है कि कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगता है, तो आप नहीं लगा पाएंगे इतनी जल्दी, सोचते रह जाएंगे, और F बराबर 0 लगता है, खत्म। छोटा सा क्वेश्चन है।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि न्यूमेरिकल देखिए कि एक प्रोटॉन और एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाला, ठीक, इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल, ठीक, बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। क्वेश्चन है एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना करनी है हमें, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश, देखिए प्रोटॉन पर आवेश होता है, इसे मान लेना Q1, ठीक, 1.6×10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है Q2, ठीक है, वो कितना होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर सेम ही होता है, केवल एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ये तो आपको पता ही है। बीच की दूरी, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक, वो कितनी है 4 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻15 इतनी है, ठीक। 4.0 है और पॉइंट के पीछे 0 लगा, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही 4 लिख देते हैं सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मीटर आगे लगा हुआ है, समझे, क्या लगा है, मीटर। चलिए अब देखते हैं दोनों आवेशों के बीच में बल कितना लगता है, ठीक, मतलब प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच में बल की गणना करते हैं, ठीक। बलों की, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच में बल, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य बल, ठीक, वैद्युत बल, ठीक है। देखते हैं, F बराबर 1/4πε0, ठीक, Q1 Q2/r², K होता है, ठीक है, लेकिन K इसलिए नहीं लिए यहाँ पे क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए इन्हें हम ये मान के चलते हैं कि ये निर्वात में रखे हैं या वायु में रखे हैं, और K की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई। समझ में आ गई बात कि नहीं, K की वैल्यू कितनी हो गई होगी 1 हो गई होगी, ठीक है। और F, अब देखिए हल करते हैं। F बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है 9×10⁹। बच्चे को पता है ये चीज़, ठीक है, बचपन से भी पता हो भी। Q1 की वैल्यू कितनी होती है ये भी बच्चे को पता है 1.6×10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि एक Q1 जो था वो कौन सा था, प्रोटॉन था, ठीक, और Q2 कौन था, इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर भी इतना ही आवेश होता है, ठीक है। देख लीजिए, चिन्ह नहीं लिया हम लोगों ने, इसी को बोलते हैं परिमाण, केवल हम लोगों ने परिमाण लिया है, चिन्ह नहीं लिया उसका, ठीक। परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती था ना, उसमें सूत्र कूलम के नियम में। अब बीच की दूरी कितनी है r², इसलिए इसको 2 टाइम लिखेंगे। बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 और 4×10⁻⁻15, ठीक है, 4×10⁻⁻15, 4×10⁻⁻15, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, 4 एकम 4, ठीक, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 आया होगा 0.4, ठीक। ऊपर यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16.4। समझ में आ गई बात कि नहीं, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। F बराबर, ठीक है, F बराबर आएगा 9 × 0.4 × 0.4, ठीक है। और ये देखिए 10 की पावर 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कितना हो गया होगा 10 की पावर -38, ठीक। और ये देखिए ये 10 की पावर +9 है ना, ये वाला, तो ये जुड़ जाएगा इसमें, माइनस माइनस जुड़े और ये भी जुड़ जाएगा, प्लस का 9 हो गया होगा। नीचे देखिए 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 कितना हो गया 10 की पावर -30, ठीक। समझ में आ गई बात कि नहीं, चलो आगे करते हैं। ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16, 16 9 144, ठीक है। F बराबर कितना आ गया 144, F बराबर 144,
44 और देखिए दशमलव के पीछे एक अंक, दशमलव के पीछे एक अंक, दशमलव के पीछे कितने अंक हो गए 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पे। उसको सॉल्व करने पे आएगा वो 10 की पावर माइनस 29 और नीचे कितना हो गया 10 की पावर माइनस 30। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा f बराबर 1.44 गुणे, ठीक है, 10 की पावर माइनस 29, ठीक, 10 की पावर माइनस 29 और देखिएगा आगे 10 की पावर माइनस 29, ये माइनस का 30 है, ऊपर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो आएगा कितना f बराबर 1.44, ठीक, 1.44 गुणे, ठीक है, 10 की पावर 1, ठीक है। तो लिखे चाहे 1 ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने पे आएगा इसको, ठीक है, 14.4, ठीक, न्यूटन। तो दोनों आवेशों के बीच में इतना बल लगेगा। और प्रकृति जाननी है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पता है तुमको, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अगर ये दोनों देखें इधर, ये Q1 है मान लीजिए, ये Q2 है, ठीक, और एक पॉजिटिव है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण। सही बात है, आकर्षण ही तो लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव है निगेटिव, इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल ही लगेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, कमेंट कीजिए जो ना समझ में आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम, ठीक है, याद रखना। और जो भी ना समझ में आया, जो चीज़ भी ना समझ में, कमेंट कीजिए और हम समझाने की कोशिश करेंगे, दूसरा नया वीडियो बनाएंगे इसी जिस टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आया। थैंक यू।